The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार नए नियम लेकर आई है। अब तक इन्हें लेकर स्पष्ट नियम नहीं थे। आज हम शो में समझेंगे कि सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमन की दिशा और दशा क्या है। ये एक लंबी बहस की शुरुआत है। आज के दिन हम ये जानेंगे कि सरकार ने क्या नियम बनाए हैं ताकि दर्शक अपनी राय कायम कर सकें। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। कब खत्म करेंगे वेतन मारेंगे कब दवाई वीडियो में पुलिस युवाओं पर लाठीचार्ज करती और उन्हें हिरासत में लेती दिखाई दे रही है। ये वीडियो प्रयागराज के सिविल लाइंस का है, जहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सरकारी विभागों में खाली पदों के विज्ञापन जारी करने और परीक्षाओं के अटके पड़े रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी पहले बातचीत के जरिए धरना खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब छात्र नहीं मानते तो लाठीचार्ज होता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो एक बार फिर से छात्रों ने पूछना शुरू किया कि एक तरफ सरकार भर्तियां पूरी नहीं कर रही और दूसरी तरफ लाठी मार रही है, हम करें तो करें क्या। सोशल मीडिया पर आज एक बार फिर से युवाओं ने नौकरी को लेकर हल्ला बोला। हैशटैग मोदी जॉब दो और दूसरा हैशटैग मोदी रोजगार दो। इस पर करीब 60 लाख ट्वीट किए गए। एसएससी सीजीएल 2019 के रिजल्ट में गड़बड़ी को सुधारने की मांग को लेकर शुरू हुआ यह कैंपेन भले ही अब देशव्यापी हो चुका हो, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नीरव मोदी से जुड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को इंग्लैंड की कोर्ट ने भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत में उसके साथ न्याय नहीं होगा। नीरव मोदी की ओर से पेश वकील ने आर्थर रोड जेल में व्यवस्थाओं की कमी को बचाव की दलील के तौर पर पेश किया था, लेकिन कोर्ट ने जेल की स्थिति पर संतुष्टि जताई और मानसिक सेहत को लेकर नीरव की ओर से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया। हालांकि नीरव के पास अभी ऊपरी कोर्ट में जाने का विकल्प है। अगली सुर्खी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई बातचीत के बाद आए साझा बयान ने बनाई। ये बातचीत दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच एक हॉटलाइन पर हुई। हॉटलाइन का जिक्र जिस तरह हम सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत खास सिस्टम हो, लेकिन हॉटलाइन एक आम फोन की तरह होता है। फर्क ये होता है कि इस फोन का सिर्फ एक मकसद होता है। तो हॉटलाइन किसी महत्वपूर्ण मसले पर आपकी बात दूसरी तरफ पहुंचाने का एक भरोसेमंद जरिया है। इस बातचीत से निकल के क्या आया उस पर आते हैं। साझा बयान में दोनों डीजीएमओज ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के उठाए मुद्दों पर ध्यान देंगे, ऐसे मुद्दे जो हिंसा का कारण बनकर शांति भंग कर सकते हैं। दोनों पक्ष 24-25 फरवरी 2021 की दरमियानी रात से नियंत्रण रेखा एलओसी से संबंधित सभी समझौतों और खास तौर पर संघर्ष विराम की नीति का पालन करेंगे। अप्रत्याशित घटनाओं और गलतफहमी से बचने के लिए हॉटलाइन और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के माध्यम से भी बात होती रहेगी। सुनने में यह बातचीत बड़ी साधारण लगती है। अच्छी बातें हैं जिन्हें बड़ी आसानी से दरकिनार भी किया जा सकता है, लेकिन जानकार इस बातचीत को अलग नजर से देखते हैं। नियंत्रण रेखा दो विशाल सेनाओं के बीच एक मोर्चा है। लड़ाई रुकी है लेकिन खत्म नहीं हुई, इसलिए गाहे बगाहे नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी होती रहती है। 2003 में दोनों सेनाओं के बीच नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों को लेकर संघर्ष विराम पर सहमति बनी।
2020-21 में दशकों बाद यह पहली बार हुआ कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और तिब्बत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर एक साथ डटना पड़ा। इसलिए अगर पाकिस्तान के साथ 2003 वाले समझौते को नई जान मिलती है तो ये एक स्वागत योग्य बात होगी। लेकिन इस बातचीत को चीन के साथ चल रही सैनिक वार्ता की तरह देखना गलत होगा। चीन के साथ लद्दाख को लेकर जो बात चल रही है उसमें दोनों सेनाएं पीछे हटने पर बात कर रही हैं, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर से लगी एलओसी पर भारतीय तैनाती जस की तस रखी जाएगी। जो बात हुई है वो मौजूदा तैनाती के रहते हुए तनाव में कमी को लेकर हुई है। तीसरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि समलैंगिक शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने यह जवाब समलैंगिक शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मान्यता की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सरकार ने कहा कि भले ही समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद इसे मूल अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता। केंद्र सरकार ने कहा कि समलैंगिक शादियों को सामाजिक स्वीकृति हासिल नहीं है। भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में माना जाता है और ये सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सरकार ने कहा कि कोर्ट द्वारा भी समलैंगिक शादी को मूल अधिकार के दायरे में रखने का आदेश जारी नहीं किया गया क्योंकि यह विधायिका से जुड़ा मामला है, इसलिए कोर्ट जारी नहीं कर सकती। अगली सुर्खी कोलकाता से है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ई बाइक रैली निकाली। गले में महंगाई का पोस्टर लटकाए ममता स्कूटी से राज्य सचिवालय तक गईं। स्कूटी टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम चला रहे थे। इस दौरान ममता ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण देश बैकफुट पर जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। शाम को वापस घर भी ममता बनर्जी स्कूटी से ही गईं। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इसमें बीजेपी बंगाल के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगेगी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल बनाएंगे और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एक ही जगह थी जो कमोबेश नियंत्रण से मुक्त थी, इंटरनेट। इसलिए हाल के दिनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा माध्यम इंटरनेट पर मौजूद सोशल मीडिया को माना गया। जो अभिव्यक्ति प्रिंट या टीवी जैसे माध्यमों पर संभव नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कही जा सकती थी, बल्कि वायरल होकर कई दफा ये एक आंदोलन की शक्ल भी ले लेती थी। अब ये सब मुश्किल होने जा रहा है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर गाइडलाइंस का ड्राफ्ट लेकर आई है। सादी भाषा में कहें तो फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के लिए गाइडलाइंस, माने आप क्या पोस्ट करेंगे, क्या ट्वीट करेंगे और मनोरंजन के लिए क्या देख पाएंगे, उसके लिए गाइडलाइंस। क्या हुआ है हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि कैसे हुआ। रविशंकर प्रसाद की इस बात को ध्यान से सुनिए। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में आईटी एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएनबी को सौंपा है। तो आईएनबी के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। रविशंकर प्रसाद आज प्रेस के सामने मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैसियत से आए थे। जैसा कि हमने पहले बताया, इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को लेकर बहुत स्पष्ट नियम नहीं थे, इसलिए सोशल मीडिया, ऐप्स और बाकी सभी चीजों का काम रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय देखता था। याद करिए, जब चीन की ऐप पर बैन लगाया गया तब भी आईटी एक्ट का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सरकार अब इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए दोतरफा नीति अपना रही है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी यानी कि फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों को लेकर नियम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बनाए हैं, यानी रविशंकर प्रसाद के मंत्रालय ने। लेकिन डिजिटल मीडिया यानी इंटरनेट पर समाचार प्रस्तुत करने वाला मीडिया, जैसे कि आपका लल्लन टॉप और ओवर द टॉप कंटेंट प्रोवाइडर जैसे कि नेटफ्लिक्स के लिए आईटी एक्ट के तहत ही नियम बनाने का काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिया गया। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी आए थे। ये जावड़ेकर जी आए थे और उस पर अलग से हमने बात की। क्यों? ताकि आपका ध्यान रहे कि सरकार नियमन को लेकर, नियम कानून बनाने को लेकर क्या अप्रोच रख रही है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी पर अब सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही फिक्स रेगुलेशन रखना चाहती है।
ये सारे नियम बनाए गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के नाम से। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि वो नया कानून नहीं ला रहे हैं, आईटी एक्ट के तहत ही कुछ नियम बना रहे हैं। ये नियम गजट में छपने के बाद से लागू होंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी यानी कि ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए ये नियम 3 महीने बाद लागू होंगे। लेकिन प्रसाद ने साफ किया कि वो उम्मीद करते हैं कि प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन करेंगे। यहां जोर आत्मनियंत्रण पर है। प्रसाद ने तो यहां तक कहा कि उनका मकसद सोशल मीडिया यूजर को मजबूत करना है। The government welcomes criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। यहां तक सब सही था, लेकिन तभी रविशंकर प्रसाद ने यह बात भी जोड़ दी। हमारे सामने यह भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में केओस, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रसाद का इशारा था किस तरफ, किसान आंदोलन या सीमा पार आतंकवाद। लेकिन दर्शक जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरह सोशल मीडिया और सरकार आमने सामने आए थे। अब नियमों का जोर असल में कहां है, यह समझने के लिए आपको संक्षेप में इनके बारे में बताते हैं। पहले बात सोशल मीडिया की। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडिएरी यानी कि बिचौलिया माना है। फिर सरकार ने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी और रेगुलर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी में भेद किया है। इसका मतलब बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां और छोटी सोशल मीडिया कंपनियां। रविशंकर प्रसाद के बोलने से लगा कि 50 लाख से ज्यादा यूजर वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी माना जाएगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है। पहला नियम सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत निवारण को लेकर है। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी 3 अधिकारी नियुक्त करे। पहला, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये ध्यान रखेगा कि कंपनी आईटी एक्ट के नियमों का पालन करे। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, ये अधिकारी 7 दिन 24 घंटे कानूनी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाए रखेगा। तीसरा होगा रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, ये अधिकारी शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन करवाएगा। इन तीनों अधिकारियों को भारत में रहना होगा। कंपनियां हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जारी करेंगी। इसमें बताएंगे कि महीने भर में उनके पास कैसी और कितनी शिकायतें आई और उन पर क्या एक्शन लिया गया। ऐसी एक कंप्लायंस रिपोर्ट हर 6 महीने में भी छापनी होगी। कुछ और नियम हैं, उस पर भी गौर करिए। सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक फिजिकल एड्रेस होना और उसे वेबसाइट या ऐप पर दिखाना जरूरी होगा। इसी के साथ प्लेटफॉर्म के नियम, प्राइवेसी पॉलिसी और यूजर एग्रीमेंट जैसी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। एक खास वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी बनाना होगा। मतलब अगर कोई यूजर अपनी इच्छा से अपना सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई करवाना चाहता है तो उसे मौका दिया जाए। उस यूजर को वेरिफिकेशन के बाद एक खास निशान भी दिया जाए। ये वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसका जिम्मा सोशल मीडिया के ऊपर ही डाला गया है। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी किसी यूजर का कंटेंट अपने आप हटाती है तो उसे यूजर को भी अपनी बात रखने का मौका देना होगा। कंटेंट हटाने से पहले यूजर को बताना होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर कोर्ट या सरकारी एजेंसी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई जानकारी होस्ट करने या पब्लिक करने से मना करती है तो उसे वो मानना होगा। इस जानकारी में देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली, कानून व्यवस्था को भंग करने वाली, मित्र देशों से रिश्ते खराब करने वाली जानकारी शामिल हो सकती है। और विशेषज्ञों को लगता है कि यही वो बिंदु है जहां पर सरकार
जो उसकी आलोचना वाला कंटेंट है उसको शांति व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया कंपनियों की बाह मरोड़ सकती है और अपने खिलाफ जो कंटेंट है उस पर अपना चयनात्मक रुख अपना सकती है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी यूजर की गरिमा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और सख्ती दिखानी होगी, खास तौर पर महिलाओं के मामले में। अगर कोई महिला किसी ऐसे कंटेंट के बारे में शिकायत करती है जिससे उसकी गरिमा को धक्का लगता है तो उसे 24 घंटे में हटाना होगा। मिसाल के तौर पर प्राइवेट पार्ट, अंतरंग तस्वीरें या फर्जी अकाउंट आदि। इस तरह की शिकायत यूजर या इसकी तरफ से कोई दूसरा भी कर सकेगा। ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया कंपनियां ये कहती हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई कई दफ़ा लचर होती है और उनके जो लूप होल्स हैं इस पूरे नियमन में वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत सारे लोग जो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, खासतौर पर महिलाएं, वो परेशान घूमती रहती हैं। अगला नियमन क्या है? प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट नहीं डाला जा सकेगा जिससे मानहानि हो या वो अश्लील हो। अब ये अश्लील वाली बात तो समझ में आती है, हालांकि ये भी व्याख्या सापेक्ष है, लेकिन मानहानि को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। कुल मिलाकर बात ये कि पहले से जो कानून है उन्हें तोड़ने वाला कंटेंट साझा नहीं होगा। मिथ्या जानकारी यानी कि झूठे दावे या फेक न्यूज़ भी नहीं फैलाई जा सकेगी। यह सरकार ने बहुत बढ़िया कानून बनाया, अब बस इसका सख्ती से सबसे पालन करवा दें तो बहुत बढ़िया रहे। एक नियम बहुत खास है इसमें, क्यों आप खुद समझ जाएंगे। यह कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पोस्ट या कंटेंट के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी सरकार को देनी होगी। मतलब सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह पूछ सकती है कि किसी मैसेज या कंटेंट को सबसे पहले किसने डाला। अगर विदेशी धरती से डाला गया होगा तो बताना होगा कि देश में उसे किसने फैलाया। हालांकि सरकार ऐसे ही मामलों में ये जानकारी मांग सकेगी जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार इसे देश की अखंडता के खिलाफ चलाए गए मैसेजों और सोशल मीडिया के जरिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम बता रही है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई सरकार की आलोचना करने के लिए एक लंबा लेख लिखे और इस मकसद से लिखे कि वो वायरल हो जाए तो उसकी पहचान भी उजागर हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक कानूनी आदेश मिलने के 72 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के मकसद से मांगी गई जानकारी भी सरकारी एजेंसियों को देनी होगी। सादी भाषा में अब सरकार किसी जांच के लिए यूजर की जानकारी कंपनी से मांग सकेगी। ये सोशल मीडिया के नियम हैं। अभी जब ये लागू होंगे तो और स्पष्ट होंगे और लल्लन टॉप इन पर लगातार बात करता रहेगा। अब बात करते हैं ओटीटी कंटेंट प्लेटफॉर्म के नए नियमों की। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ZEE5 इत्यादि। सरकार ने कहा है कि उसके पास 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होने की जानकारी है। इसके लिए अब कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं। पहली, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को टीवी और अखबार की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई और गणमान्य व्यक्ति हेड करेंगे। इसके जरिए शिकायत निवारण सिस्टम भी शुरू करना होगा। ओटीटी पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स पर वैसी ही गाइडलाइंस लागू होंगी जो टीवी के लिए हैं, यानी टीवी चैनलों के लिए बनाए गए प्रोग्राम एंड कोड के नियम ओटीटी को मानने होंगे। अब इस पर ओटीटी वाले कह रहे हैं कि हमें कंटेंट को लेकर जो आज़ादी मिलती थी वो इससे कर्टल हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि ओटीटी के लिए कोई सेंसरशिप नहीं लगाई जा रही है। अब सरकार का पक्ष भी है इस पर, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने स्तर पर ही दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट को अलग अलग कैटेगरी में रखना होगा, जैसे 13+ या 16+ या वयस्कों के लिए। इस पर कई परिवारों से थोड़ी राहत भी आई। कई लोग ये शिकायत करते थे कि हम ऊपर नहीं देख पाते हैं कि कंटेंट में किस किस तरह की चीज़ें हैं और चीज़ें प्ले होने लगती थी, हमारे साथ बच्चे भी बैठे होते थे, तो बेहतर हो कि शुरुआत में ही इस तरह के सर्टिफिकेट आएँ। इसको लेकर भी बहस चलती रहेगी। पेरेंटल कंटेंट कंट्रोल की सुविधा भी देनी होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये उसी कंसर्न का इजाफा है। इससे लोग ये तय कर सकेंगे कि उनकी डिवाइस से किसी खास कैटेगरी का कंटेंट बच्चे ना देख सकें। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सेल्फ रेगुलेशन शुरू नहीं करते हैं तब नए नियम लाए जाएंगे। यानी अभी सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कह रही है कि आप खुद से ही अपनी चौहद्दी तय कर लो, नियम कानून बना लो, नहीं बनाओगे तो फिर हम दाखिल होंगे ही। हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बना, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन बाहर का कोई आदमी भी नहीं था, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म
सभी मीडिया के लिए होना चाहिए। डिजिटल न्यूज मीडिया को लेकर भी सरकार के कुछ निर्देश आए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार पहले ये जानकारी जुटाएगी कि देश में कितने ऑनलाइन पोर्टल हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल्स कितने हैं। इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं। कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना। तो सारी जानकारी आएगी, तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। अब डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, ये जरूरी है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह खुल जाते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है और जिसमें पत्रकारिता के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, जैसे टीवी चैनलों का होता है, अखबारों का, वैसे ही वेबसाइट्स का भी जो न्यूज़ के प्रोफेशन में है। अगला नियम यह है कि डिजिटल न्यूज़ मीडिया को बताना होगा कि उनका मालिक कौन है और उसमें किसने पैसा लगाया है। टीवी और अखबार की तरह डिजिटल न्यूज़ मीडिया में भी शिकायत निवारण सिस्टम लागू करना होगा, मतलब शिकायतों पर कार्रवाई का सिस्टम। सरकार चाहती है कि हर डिजिटल मीडिया के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त हो। उनका भारत में होना जरूरी है। उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी शिकायतें आए उनका 15 दिन में निवारण हो। डिजिटल मीडिया के लिए एक या एक से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी। इसमें 6 सदस्य होंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी गणमान्य व्यक्ति को इस टीम का अध्यक्ष बनाया जाए। इस संस्था का सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसका काम ये होगा कि डिजिटल न्यूज़ मीडिया ने एथिक्स कोड का पालन किया है या नहीं और 15 दिन में शिकायत का निवारण हुआ है या नहीं। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। नए नियम कानून हैं, इन पर चर्चा जैसा मैंने पहले कहा लगातार होती रहेगी। इनके पक्ष में विपक्ष में जो तर्क हैं अभी वो विकसित होंगे और आपके सामने आते रहेंगे। शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बेहतर ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।